भारत में क्या पर्यावरण की आवाज को धीरे धीरे दबाया जा रहा है? क्या विकास के नाम पर जंगल, नदियां और आदिवासियों के अधिकार कुर्बान किए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पर्यावरणवादी ही कमजोर पड़ गया तो आने वाले समय में भारत किस दिशा में जाएगा? आज हम बात करेंगे डाउन टू अर्थ एक मैगजीन में छपे एक लेख। तो आइए शुरू करते हैं। देश में इन दिनों पर्यावरण और विकास को लेकर एक नई भैंस छिड़ गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की हालिया टिप्पणी ने एनवायरमेंटल ग्रुप और सिविल सोसाइटी में चिंता बढ़ा दी। चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि क्या ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसे एनवायरमेंटलिस्ट ने कभी सपोर्ट किया हो? बस यही बयान अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इस तरह की टिप्पणियां यह संदेश देती है कि इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म विकास के रास्ते में रुकावट है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में इन्वायरमेंटलिस्ट विकास रोकते हैं या फिर वे गलत और विनाशकारी डेवलपमेंट मॉडल पर सवाल उठाते हैं? देखिए, भारत में इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म ने हमेशा ब्लाइंड ऑपोजिशन नहीं किया। इन संगठनों ने रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल फार्मिंग, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और वाटर मैनेजमेंट जैसी पॉलिसी का समर्थन किया है। लेकिन जहां जंगलों को बिना वैज्ञानिक जांच के काटा गया, जहां डैम्स और माइंस से लोगों का विस्थापन हुआ, जहां हाईवे फ्रेजाइल इकोसिस्टम के बीच से निकाले गए, वहां इन्वायरमेंटल ग्रुप ने सवाल उठाए हैं। और यही लोकतंत्र की असली ताकत होती है। लेकिन अब नैरेटिव बदल रहा है। अगर कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो ब्लेम पुअर प्लानिंग या करप्शन पर नहीं, बल्कि एक्टिविस्ट और एनजीओ पर डाल दिया जाता है। इसी बीच सरकार द्वारा FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को और सख्त किया गया है। सरकार का कहना है कि यह ट्रांसपेरेंसी और फॉरेन इंटरफेरेंस रोकने के लिए है। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका सबसे बड़ा असर उन्हीं एनजीओ पर पड़ेगा जो माइनिंग, पॉल्यूशन और इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंटल एडवोकेसी सिर्फ स्लोगन से नहीं चलती, इसके लिए रिसर्च, लीगल बैटल्स, साइंटिफिक स्टडीज़ और ग्राउंड रिपोर्टिंग की ज़रूरत होती है। और यही सब फंडिंग के बिना संभव नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले ही रेगुलेटरी एक्शन का सामना कर चुकी है। इनमें ग्रीन पीस इंडिया, सीरिया क्लब और अवेज जैसी संस्थाएं शामिल है। आलोचकों का कहना है कि जब एनजीओ के अकाउंट्स फ्रीज होते हैं, लाइसेंस सस्पेंड होते हैं और ऑडिट्स महीनों तक चलते हैं, तो एक्टिविज्म धीरे धीरे सर्वाइवल मोड में चला जाता है। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है आदिवासी कम्युनिटीज़ और फॉरेस्ट ड्वेलर्स पर, क्योंकि यही एनजीओ इन्हें लीगल सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में मदद करते हैं। अब ज़रा ब्रॉडर पिक्चर्स को समझिए। भारत इस समय क्लाइमेट क्राइसिस के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। हीट वेव बढ़ रही है, वाटर टेबल्स नीचे जा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन जानलेवा बन चुकी है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे समय में क्या भारत को मजबूत इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आज इन्वायरमेंटलिज्म कोई लग्जरी नहीं रहा। यह पब्लिक हेल्थ पॉलिसी है, यह डिज़ास्टर प्रिवेंशन है, यह फ्यूचर इकॉनमी सिक्योरिटी है। अगर वेटलैंड खत्म होंगे तो फ्लड बढ़ेंगे, अगर फॉरेस्ट खत्म होंगे तो हीट वेव्स और लैंडस्लाइड बढ़ेंगे, अगर रिवर्स पॉल्यूटेड होगी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे पावरफुल मैसेज यही है, इन्वायरमेंटलिज्म प्रोग्रेस का दुश्मन नहीं है, बल्कि इरिवर्सिबल डैमेज से पहले मिलने वाली आखिरी वार्निंग सिस्टम है। अगर यही वार्निंग सिस्टम कमज़ोर कर दिया गया तो इकोलॉजिकल कोलैप्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहेगा, बल्कि भारत की ग्राउंड रियलिटी बन सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म डेवलपमेंट में बाधा है या फिर वही भारत के फ्यूचर को बचाने की आखिरी उम्मीद है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।